नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। मैं सावन सर, सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। दोस्तों आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज मान लो मैथ्स की शुरुआत है। आज से अपनी जो क्लास होंगी बिल्कुल रेगुलर होंगी और मैथ का हम पहला टॉपिक ही उठा रहे हैं जो सबसे बेसिक है। वो टॉपिक आज अपना कौन सा होगा? नंबर सिस्टम टॉपिक होगा। दोस्तों अपन सेंट्रल एग्जाम की बात करें, स्टेट एग्जाम की बात करें, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में से निश्चित रूप से बनते ही बनते हैं। दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ये मान के चलो मैथ्स अगर हम अंकगणित पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मैथ पढ़ रहे हैं, तो उसका ये सबसे बेसिक टॉपिक है। वो कौन सा? नंबर सिस्टम। तो दोस्तों नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? संख्या पद्धति का मतलब क्या है? कि संख्याओं को लिखने की कोई पद्धति है, नंबर को लिखने का कोई सिस्टम है, उसे हमने क्या कह दिया? नंबर सिस्टम कह दिया। जैसे हम बात करें नंबर को लिखने का सिस्टम क्या हो सकता है? जैसे दशमलव पद्धति हम लिख सकते हैं। कौन सी पद्धति लिख सकते हैं? दशमलव पद्धति हम लिख सकते हैं, जिसे कहते हैं हम डेसिमल नंबर। एक हम लिख सकते हैं कौन सी पद्धति में? बाइनरी पद्धति में लिख सकते हैं, जिसे कहते हैं द्विआधारी पद्धति। कौन सी पद्धति कहते हैं दोस्तों? द्विआधारी पद्धति। तो मतलब क्या हुआ कि नंबर को लिखने की एक पद्धति, संख्याओं को लिखने की एक पद्धति क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। दोस्तों जो द्विआधारी पद्धति है या जिसे कहते हैं हम बाइनरी, जिसे क्या कहते हैं हम? बाइनरी, ये अपने सिलेबस में नहीं है क्योंकि कंप्यूटर की एक पद्धति होती है। तो हमारे जो सिलेबस में पढ़ेंगे वो हम कौन सी पद्धति पढ़ते हैं दोस्तों? डेसिमल या दशमलव पद्धति पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में ही आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं इसी की ही, कि भाई नंबर को लिखने की एक पद्धति है और हमको कौन सी पद्धति पढ़नी है? दशमलव पद्धति पढ़नी है। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि संख्याओं को लिखने की जो पद्धति है, अगर हम कुल बात करें कि भाई संख्याएं हैं कितनी, अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं कि संख्या पद्धति में टोटल नंबर हैं वो कितने अंक होंगे, अगर मैं अंक की बात करूं तो हमें पता है संख्याओं को लिखने की जो पद्धति है उसमें 10 अंक होंगे। वो कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 अंकों को ही किसी पद्धति में लिखा जा सकता है। ये जो 10 अंक होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दशमलव पद्धति या संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं? तो टोटल कितने अंक होते हैं दोस्तों? 10 अंक होते हैं। अब दोस्तों यहां से एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, आपने सुना होगा अंकीय मान। क्या होता है? अंकीय मान, या इसी को बोलते हैं हम जातीय मान, जिसे कहते हैं फेस वैल्यू। कौन सी कहते हैं? फेस वैल्यू। एक आता है स्थानीय मान। ये क्या होता है दोस्तों? स्थानीय मान, जिसे कहते हैं हम प्लेस वैल्यू। जिसे क्या कहते हैं हम? प्लेस वैल्यू। अब एक बात बताओ दोस्तों, इन अंकों को लेकर हमको एक क्या बनानी है? संख्या। इन अंकों को लेकर हम मान के चलो कोई भी संख्या बना देते हैं। जैसे हमने संख्या बना दी 6, 9, 3 और 4। ये एक संख्या बना दी, कितने अंकों से? इन्हीं में से भी है। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब दोस्तों एक सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये जो संख्या है इसमें हमसे पूछ लेगा कि भाई 6 का अंकीय मान बताओ, 6 का जातीय मान बताओ। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अंकीय मान कहे, जातीय मान कहे या फेस वैल्यू कहे, जो अंक है वही स्वयं अंकीय मान होता है। वो क्या होता है? जातीय मान होता है। 6 का जातीय मान कितना होगा? 6 होगा। 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 होगा। जातीय मान कह दो या अंकीय मान कह दो। 3 का अंकीय मान कितना होगा? 3 होगा। 4 का अंकीय मान कितना होगा? 4 होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जातीय मान कहे, अंकीय मान कहे या क्या कहे? फेस वैल्यू कहे, जिस भी कोई हमको जो संख्या दे रखी है उसमें वही संख्या या वही अंक क्या होता है? अंकीय मान होता है। अब यदि दोस्तों आगे बात करें जातीय स्थानीय मान की, अंकीय मान का मतलब क्या समझ आया कि जो अंक हमको देगा वही क्या होगा? अंकीय मान होगा। अब यदि स्थानीय मान की बात करें, जैसे एक संख्या लिख दी है 5, 9, 3 और 4। अब इसमें हमसे पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान कितना होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना है, जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उसके पीछे जितनी अंक हमको दे रखे हैं, जितने अंक हमको दे रखे हैं उतनी ही क्या लगा दो? 0 लगा दो। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 को लिखा, कितनी 0 लगा दी? 3। अगर मैं कहूं 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 का स्थानीय मान 9 के पीछे कितने अंक है? 2। तो कितनी 0 लगा दें? 2 0 लगा दें। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? कितनी 0 लगा दें? 1 0 लगा दो।
4 का स्थानीय मान कितना होगा, कोई अंक है क्या, नहीं है, तो क्या आएगा 4। दोस्तों यहां से एक बात हमने नोटिस की, अगर मैं कहूं 4 का स्थानीय मान कितना है, 4 है, 4 का अंकीय मान भी कितना है, 4 है, और 4 है क्या, जिसे हम कहते हैं इकाई का अंक, जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक, यूनिट प्लेस। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या के इकाई के अंक का अंकीय मान और जातीय मान दोनों, अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, किसी भी संख्या के इकाई के अंक का अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों क्या होते हैं, एक ही अंक आएगा, वही अंक होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने क्या पढ़ ली, संख्या पद्धति है क्या, संख्या पद्धति में कुल कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। इन 10 अंकों से मिलकर कोई संख्या बन सकती है, उस संख्या से क्या क्या पूछ सकता है, अंकीय मान पूछ सकता है और स्थानीय मान पूछ सकता है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कि जो यदि हमारी जो संख्याएं होती हैं, ये हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों इसको लेकर कई तो कहते हैं साहब 3 प्रकार की होती है, सम होती है, विषम होती है, प्राकृतिक होती है, पूर्ण होती है, ये नहीं पता कितने प्रकार की है। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से कि संख्या है कितने प्रकार की। आप एक बात बताओ, हमको संख्याओं के प्रकार करने हैं और किसी भी चीज को तोड़ा कब जा सकता है, जो वो पहले से क्या होगी, मिश्र होगी। भाई उस चीज को तभी तो तोड़ेंगे, मिश्र धातु है, उसी को तो तोड़ सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम संख्याओं की बात करें तो जो सबसे पहले संख्याएं आती हैं वो कौन सी आती है, सम्मिश्र संख्या। हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्याओं का क्लासिफिकेशन, संख्याओं के प्रकार। सम्मिश्र संख्या जिसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले संख्या कौन सी आई, सम्मिश्र संख्या। अब हमने क्या किया, इस सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांट दिया। सम्मिश्र संख्या को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। पहला भाग हो गया वास्तविक संख्या, पहला भाग कौन सा हो गया, वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं हम रियल नंबर, जिसे क्या कहते हैं हम, रियल नंबर। और दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या, दूसरा भाग कौन सा हो गया, काल्पनिक संख्या, जिसे कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, इमेजिनरी नंबर। हमने क्या किया, सबसे पहले संख्या कौन सी थी, सम्मिश्र। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पहला भाग वास्तविक संख्या, दूसरा भाग काल्पनिक संख्या। अब दोस्तों यदि काल्पनिक संख्याओं की बात करें, वो संख्याएं कौन सी है जो हमारी केवल कल्पनाओं में है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये चिन्ह सबने देखा होगा आयोटा, ये चिन्ह क्या होता है दोस्तों, आयोटा होता है। और यदि हम बात करें जहां ये चिन्ह हमको लगा मिल जाए, वो संख्या कैसी होती है, काल्पनिक संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, और यदि आयोटा की मान बात करें तो होता है -√1। इसका कहने का मतलब क्या था, ये था यदि किसी संख्या पे अंडर रूट भी लग रहा हो और माइनस भी लग रहा हो, तो हम दोनों को ना लगा के क्या लगा सकते हैं, आयोटा लगा सकते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया √-3, अब तुम अंडर रूट ना लगा के, माइनस ना लगा के इसको क्या लिख सकते हो, 3 आयोटा लिख सकते हो। और जो 3 आयोटा होगी वो एक कैसी संख्या होगी दोस्तों, काल्पनिक संख्या होगी। अब दोस्तों देखो यहां से काल्पनिक संख्याओं की पहचान हमने क्या बताई कि भाई आयोटा लगा मिलेगा वो संख्या क्या होंगी, काल्पनिक संख्या होंगी। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, -1 होगा। आयोटा का मान कितना होता है, √-3। अब दोस्तों यहां से एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है। हमको 4 ऑप्शन देगा, क्या पूछेगा, निम्न में से हमको काल्पनिक संख्या बतानी है कौन सी है। उसने हमारे सामने लिख दिया 3 आयोटा का स्क्वायर, 5 आयोटा की घात 4, 6 आयोटा की घात 5, 7 आयोटा की घात 8। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये दे दिया उसने 4 ऑप्शन, इनमें से पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी काल्पनिक संख्या है। अभी हमने क्या पढ़ाया कि भाई काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें क्या लगा मिले, आयोटा लगा मिले। अब उसने चारों में आयोटा लगा दिया, क्या चारों में क्या लगा दिया, आयोटा। लेकिन हमको ये भी तो पता है आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। अगर मैं यहाँ 3 लिखूं और इसका गुना रख में मान -1 तो कितना आया, -3। अब तुम बताओ -3 है जो, क्या काल्पनिक संख्या रहेगी क्या, नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, अब आयोटा तो हट ही गया। इसका मतलब जहां घात सम होगी वो संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब देखो क्या ये काल्पनिक संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। ये हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, घात क्या है, सम है। ये हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। लेकिन क्या हो जाएगी, 6 आयोटा की घात 5। इसका मतलब ऑप्शन A, B, D गलत है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C से हो जाएगा।
तो ध्यान रखना, जहां भी आयोटा की घात सम आए इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, काल्पनिक संख्याओं का पता लगा। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है जिनमें क्या लगा मिले, आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। अब दोस्तों बात करते हैं वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन हमको करना है। दोस्तों वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन, वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांट दिया। पहले जो संख्याएं आती है वो आती है दशमलव संख्याएं। पहले कौन सी संख्या आती है, दशमलव संख्याएं। और जो दूसरी संख्याएं आती हैं उन्हें कहते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट दिया, दशमलव संख्याएं, दूसरी कौन सी है, पूर्णांक संख्याएं। अब तुम बताओ दोस्तों, दशमलव संख्याओं का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाली संख्या जो होती है। जैसे हमने लिख दिया 1.3, ये एक दशमलव संख्या है। हमने लिख दिया 2.222 या ऐसे लिख दिया हमने 5.2222, ये भी एक दशमलव संख्या है। हमने लिख दिया 9.36521, ये भी एक दशमलव संख्या है। तीनों दशमलव है। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्याओं को हमने कितने भाग कर दिए दोस्तों, दो भाग। पहला कौन सा था, दशमलव, दूसरा कौन सा था, पूर्णांक। अभी हम बात करें दशमलव संख्याओं की। अब दोस्तों एक चीज बताओ, हमने पहले जो दशमलव संख्या ली ये भी एक दशमलव संख्या है, पॉइंट वाली संख्या है। ये भी एक दशमलव संख्या है, पॉइंट वाली संख्या है। ये भी एक दशमलव संख्या है, पॉइंट वाली संख्या है। दोस्तों तीनों में कुछ अंतर है, तीनों में कुछ अंतर है। अंतर हमने ये देखा कि एक में तो पॉइंट के बाद अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अच्छा, इसमें हो रही है, नहीं हो रही, 1.3 में बिल्कुल हो रही है। 1.3 के आगे तुम कितनी भी जीरो लगा दो, पुनरावृत्ति हो रही है ना। अच्छा, इसमें पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति हो रही है क्या, नहीं हो रही। इसका मतलब दशमलव या डेसिमल की यदि हम बात करें तो डेसिमल को दो भागों में हमने बांटा। पहला भाग कौन सा था, जिसमें पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, पॉइंट के बाद अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, या जिसे हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं दोस्तों, रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा कौन सा था, पॉइंट के बाद क्या हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो, जिसे कहते हैं हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो दोस्तों हमने क्या किया, दशमलव संख्याओं को भी दो भागों में बांट दिया, डेसिमल को भी दो भागों में बांट दिया। पहला कौन सा था, पॉइंट के बाद क्या हो, पुनरावृत्ति हो। दूसरा कौन सा था, पॉइंट के बाद क्या हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। अब दोस्तों मेरे को एक चीज बताइए आप, अगर पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति होगी तो हम इसे क्या कह सकते हैं, पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति जो होती है, जैसे मैंने लिखा है 1.3 था, इसमें 0 की पुनरावृत्ति हो रही थी, क्या हम पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति होगी उसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं। दिख रहा है दोस्तों, उसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं एक बार इसको ना, वहां से शुरुआत करेंगे एक बार। अगर जिसको यहाँ कोई दिक्कत हो यहाँ तक पूछ ले, दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले संख्या कौन चाहिए, सम्मिश्र संख्या। कितने भागों में बांटा, दो भागों में, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्या कौन सी, आयोटा वाली संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं की बात करें, रियल नंबर की बात करें, दो भाग में बांट दिया। पहला दशमलव डेसिमल, दूसरा पूर्णांक इंटीजर। पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। जो इंग्लिश मीडियम को वो भी समझ सकते हैं ना। तो डेसिमल या दशमलव पद्धति को भी हमने दो भागों में बांटा। किस आधार पर, एक पॉइंट के बाद क्या हो, पुनरावृत्ति हो, दूसरी पॉइंट के बाद क्या हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, फिर चलते हैं आगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं दशमलव की। एक बार दोबारा लिख देते हैं इसी को, दशमलव पद्धति की हमको क्लासिफिकेशन करना है। दोस्तों सारी संख्याओं को डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक संख्या कहां से निकल के आई है। हम क्या करते हैं, संख्याओं को डायरेक्ट याद रख सकते हैं। संख्या कौन सी थी, सम और विषम, भाज्य भाज्य। अरे भाई हमको सीरियल भी तो पता होना चाहिए, किस किस सीरीज में संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों अब हम किसको क्लासिफाई कर रहे थे, किसको बांट रहे थे, दशमलव संख्याओं को। दशमलव संख्याएं जिन्हें कहते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर। इसको हमने दो भागों में बांटा था। किस आधार पर बांटा था, पुनरावृत्ति के आधार पर। पहला कौन सा था कि पॉइंट के बाद अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, और दूसरा कौन सा था, पॉइंट के बाद अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति ना हो। पहला कौन सा था, पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, दूसरा में पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। दोस्तों जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होगी उसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, p/q रूप में लिख सकते हैं। और जिसमें पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति नहीं होगी
उसको हम p बटे q रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम p बटे q रूप में नहीं लिख सकते। और जिसे अब तुमको ध्यान आ गया होगा, जिसे p बटे q रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, उसे क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्याएं। और जिनको p बटे q रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, उन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो यहां से हमको एक बात क्या समझ आई कि हमने दशमलव पद्धति को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सी थी, एक तो थी परिमेय संख्याएं, एक थी अपरिमेय संख्याएं। अगर मैं पूछूं परिमेय संख्याओं की पहचान क्या है, तो दो पहचान याद रखनी है। कौन कौन सी, पॉइंट के बाद अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। सेकंड कौन सी, जिन्हें p बटे q रूप में लिख सके। आ जाओ उधर, पॉइंट के बाद अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति ना हो, p बटे q रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यदि हम p बटे q रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। q का मान कभी भी क्यों नहीं हो सकता, जीरो। जैसे मैं कहूं कि भाई 5/3 है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि मैं 3 के नीचे जीरो लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, अनंत, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो ध्यान रखना, q का मान क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, q नॉन इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों यहाँ एक कंफ्यूजन है, वो किसका कंफ्यूजन है, इस पाई का। इसके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो पहले डाल चुका हूं, पाई के बारे में ही वो वीडियो, कि पाई क्या है, पाई दिवस कब मनाया जाता है, कितनी बजे मनाया जाता है, पाई संख्या आई कहां से, मैथ में क्यों काम में ले, तो उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पाई की आप डिटेल से सीख सकते हो। अब दोस्तों ये हमारे पास आ गया कि भाई पाई एक कैसी संख्या है। अब कई क्या कहेंगे, सब पाई का मान होता है 22/7, और जब पाई का मान 22/7 होता है तो संख्या क्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। बिल्कुल गलत। पाई एक कैसी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय। क्यों है, क्यों, पाई का मान क्या बताया था मैंने, 3.14259, और ये चलता है आगे तक। आगे तक का मतलब है कि इसको कितनी भी आगे ले जाओ, पाई पर एक पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तुम पाई के मान कहां तक याद कर सकते हो। सुपर कंप्यूटर तक फेल हो गया पाई के पीछे, की पाई के मान चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, रिपीट हो ही नहीं रहा। तो ध्यान रखना, पाई एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर वो पूछे हमसे कि 22/7 एक कैसी संख्या है, तो वो कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब दोस्तों यहां तक चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात बताइए, अगर मैं कहूं 5 एक कैसी संख्या है, बताओ तुम क्या कहोगे, साहब अपरिमेय संख्या। नहीं, 5 के नीचे एक तो मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। इसका मतलब 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 100 हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ, सब के सब कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक, इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। आगे आएगा क्लासिफिकेशन में चलेगा कि प्राकृत संख्या कहां से आएंगी, इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। तुम कह सकते हैं जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं होती हैं। पाई का बिल्कुल कंफ्यूजन ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पाई एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक क्या संख्या है, वो किस में आ जाएगी दोस्तों, परिमेय संख्याओं में आ जाएगी। अब दोस्तों परिमेय और अपरिमेय में यदि हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ध्यान रहेगा ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दोस्तों चलते आगे। हमने क्या किया, दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांट दिया। पहली कौन सी थी, परिमेय संख्याएं, कौन सी थी, परिमेय संख्याएं, और दूसरी कौन सी थी, अपरिमेय संख्याएं। अपनी दूसरी कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्याएं। अब दोस्तों यदि परिमेय संख्याओं की बात करें तो दो पहचान है कि p बटे q रूप में लिख सकते हैं, और क्या होंगी, रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन डेसिमल हम कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, p बटे q रूप में नहीं हम लिख सकते हैं, और नॉन रिपीटिंग होगी, नॉन रिपीटिंग होगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन क्या आता है, सीधा सीधा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है परिमेय संख्याओं में से। वो पूछेगा a व b के बीच परिमेय संख्याएं, a व b के मध्य परिमेय संख्याएं कितनी है। जैसे क्वेश्चन हमसे दे दिया, उसने दे दिया 2 व 3 के मध्य परिमेय संख्याएं, 2 व 3 के मध्य परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों परिमेय संख्या निकालने का अपना तरीका है, a
k प्लस 1 a k प्लस b और बटे में लिखना है k प्लस 1। ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, a k प्लस b बटे में k प्लस 1। a का मान 2, b का मान 3। अब k का मान क्या लोगे, k का मान 1 2 3 4 हम आगे तक लिख सकते हैं जहां तक हमारा मान नहीं आएगा। अब इसकी बात करें 2 3 के मध्य परिमेय संख्या, a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया 3। रखो a का मान 2, b का मान 3 और k का मान कितना लेते हैं पहले 1। a का मान कितना रखा 2 रखा, प्लस गुणा k का मान कितना था 1 प्लस b का मान कितना है 3, k प्लस 1 1 प्लस 1। अब बताओ 2 एकम 2 2 और 3 5 5 बटे में 2, तो संख्या क्या आ जाएगी 5 बटे में 2। तो 2 व 3 के मध्य परिमेय संख्या क्या होगी 5 बटे 2 होगी। दोस्तों ऐसे ही किसकी क्लासिफिकेशन करेंगे हम, अपरिमेय संख्याओं की, कि भाई अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो परिमेय संख्या ये बहुत बार पूछा जाता है, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, एक k प्लस b बटे में k प्लस 1। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो k का मान कितना रख के देख सकते हैं 2 रख के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में अभी तो ये मान के चलो हमने संख्याओं की शुरुआत ही की है, कहां तक पहुंचे दशमलव तक पहुंचे। अभी हमारा पूरा पूर्णांक है, पूर्णांक को क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सम विषम भाज्य अभाज्य, बहुत सारी संख्याएं बची हुई हैं। अभी तो दोस्तों बिल्कुल बहुत सारी डिटेल से पढ़नी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की लगभग हमारे पास 5 या 6 क्लास आएंगी, एक एक क्लास में हर चीज बिल्कुल डिटेल से आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को क्या करो सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, जय हिंद सभी।